पीएम मोदी की लोकप्रियता के आगे विपक्ष चारों खाने चित हो रहा है, लेकिन हार से परेशान विपक्ष अब देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहा है। जितने भी विपक्षी दल इस समय बिहार के चुनावी रण में हैं, वो एन केन प्रकरण किसी भी तरह से चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही एसआईआर पर सवाल खड़ा करके राजनीतिक बढ़त लेना चाहते हैं। आने वाले आगामी चुनाव में तो आप कह सकते हैं कि विपक्ष का सारा ध्यान संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने में ही लगा है। वो कहीं से भी ये नहीं चाहते कि लोग निष्पक्ष चुनाव देखें। वो सिर्फ संविधान की तरह ही लोगों को भ्रम में डालकर सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष बात बात पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है कि कोर्ट से ही मामला लटका दिया जाए, लेकिन इस बार तो सुप्रीम कोर्ट ने भी विपक्ष को गच्चा दे दिया है। एसआईआर पर रोक न लगाकर कोर्ट ने विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। हालांकि राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी चुनाव आयोग तथा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चोर कहते हुए निशाना बना रही है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी कह रहे हैं कि तीनों चुनाव आयुक्त सुन ले, एक दिन आएगा जब बिहार और दिल्ली में हमारी सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, आपके खिलाफ कार्यवाही होगी। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के सोशल मीडिया हैंडल देखकर आप सन्न रह जाएंगे। राजनीति इतनी नीचे स्तर पर गिर जाएगी, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। नेता विपक्ष राहुल गांधी की राजनीति देश में डरावने दृश्य प्रस्तुत कर रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस का यह व्यवहार पहली बार नहीं है। पिछले लगभग 7 सालों से राहुल गांधी की राजनीति का एक स्थापित पैटर्न बन गया है। राहुल गांधी पहले भी कई संस्थाओं को धमकी दे चुके हैं। वो प्रधानमंत्री का नाम लेकर सार्वजनिक रूप से ऐसा कह चुके हैं कि मोदी सड़कों पर निकलेगा तो लोग उन्हें डंडों से पीटेंगे। उनके नेतृत्व में अब कांग्रेस ऐसी राजनीति कर रही है जिसमें मर्यादा, पद की गरिमा, भाषा की शालीनता, व्यवहार का संतुलन, सच और झूठ के भेद के लिए कोई स्थान नहीं है। जैसे ही राहुल गांधी किसी को निशाना बनाते हैं, उनकी पूरी पार्टी उस व्यक्ति, अधिकारी या उनके परिवार को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें निशाना बनाने में लग जाती है और बदनाम करने का अभियान भी चलाने लगती है। वहीं पीएम मोदी अपने मकसद से पीछे हटने वाले नहीं हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्यवाही जारी है। कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र उर्फ पप्पी को ईडी ने गंगटोक से गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस विधायक पर अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी मामले में कार्यवाही की गई है। विपक्ष के लोग परेशान हैं कि करे तो करे क्या। वहीं राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर कर बीजेपी ने निशाना साधा है। दरअसल बिहार में अपनी यात्रा के बीच राहुल गांधी अचानक मखाना किसानों से मिलने पहुंच गए। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। हालांकि इस वीडियो को एक्स पर शेयर कर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि मोजा पहनकर खेती करने निकले राहुल गांधी। दर्शकों, राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि पीएम मोदी को चुनाव आयोग ने जितवाया है। लेकिन आप दर्शक किसके साथ हैं, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। इससे साफ हो जाएगा कि ज्यादातर लोग किसके पक्ष में हैं। अगर आप पीएम मोदी की तरफ हैं तो कमेंट में पीएम मोदी लिखिए और राहुल गांधी के साथ हैं तो राहुल लिखिए, ताकि विपक्ष को ये साफ संदेश जाए कि मोदी सरकार को जनता ने चुना है और विपक्ष के आरोप में बिल्कुल भी दम नहीं है। वहीं एसआईआर पर वीडियो की वजह से भी राहुल गांधी घिर गए हैं। आगे आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विपक्ष की दाल अब नहीं गल रही है। राहुल गांधी बिहार में यात्रा निकालकर चुनाव आयोग पर निशाना तो साध रहे हैं, मगर चुनाव आयोग भी पलटवार कर विपक्ष को करारा जवाब दे रहा है। बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत दावे और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया में एकमात्र राजनीतिक दल सीपीआई-एमएल लिबरेशन ने आवेदन दिया है। सीपीआई-एमएल लिबरेशन की ओर से कुल 9 दावे और आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। हालांकि कांग्रेस और राजद जैसे मुख्य विपक्षी दल अभी तक इस प्रक्रिया से दूर दिखे हैं, जो एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे। चुनाव आयोग ने शनिवार को दैनिक बुलेटिन में जानकारी दी है कि सीधे मतदाताओं की ओर से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के संबंध में त्रुटियों को लेकर कुल 99,656 दावे और आपत्ति दर्ज हुई है। 7 दिन के बाद चुनाव आयोग इनमें से 7,367 दावे और आपत्तियों का निपटारा कर चुका है। इसके अलावा चुनाव आयोग में 18 साल की आयु पूर्ण करने वाले और नए मतदाता के तौर पर 2,83,042 लोगों ने फॉर्म 6 और घोषणा पत्र जमा किए हैं। इनमें राजनीतिक दलों के बीएलए की तरफ से जमा 6 प्रपत्र भी शामिल हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियां एसआईआर प्रक्रिया में सहयोग से दूरी बनाती दिख रही हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एसआईआर प्रक्रिया पर एक फैसला सुनाते हुए बिहार के सभी 12 राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाया। कोर्ट ने राजनीतिक दलों से कहा कि वो अपने कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दें कि वो एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाताओं के आवेदन भरने में सहायता करें।
दर्शकों, कांग्रेस और विपक्ष के लोग चुनाव आयोग को ठोस सबूत नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को टारगेट जरूर कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जब से वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, समूचा विपक्ष मानो एकजुट हो गया हो। विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधा। पूरे देश में इस मुद्दे पर घमासान देखने को मिल रहा है। वहीं वोट चोरी के आरोपों को लेकर सोशल मीडिया पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनके परिवार को भी ट्रोल किया गया, जिसे लेकर आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। एसोसिएशन ने सीईसी और उनके परिवार पर हो रही अनुचित आलोचना और व्यक्तिगत हमलों की निंदा की है। आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने एक्स पर इस संबंध में एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि आईएएस एसोसिएशन इस बात पर चिंता व्यक्त करता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के परिवार के सदस्यों, जो स्वयं भी एक प्रतिष्ठित सिविल सेवक हैं, उनके विरुद्ध अनुचित आलोचना की गई है। आईएएस एसोसिएशन आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन से असंबद्ध ऐसे व्यक्तिगत हमलों की कड़ी निंदा करता है। हम लोक सेवा में गरिमा और निष्ठा के पक्षधर हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों को चेतावनी दी थी कि इंडी गठबंधन की सरकार बनने पर इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके परिवार को ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। इसी के बाद आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने एक्स पर पोस्ट के जरिए यह कहा कि ऐसे व्यक्तिगत हमले आधिकारिक कर्तव्यों से जुड़े नहीं है। दर्शकों, कांग्रेस की हार चुनाव आयोग की वजह से नहीं हो रही। कांग्रेस की हार उनके नेताओं और आपसी गुटबाजी से हो रही है। हर राज्य में पार्टी आपसी कलह से जूझ रही है। मध्य प्रदेश से लेकर हिमाचल प्रदेश, हर राज्य में पार्टी कई गुटों में बटी है। हाल ही में हम सबने देखा था कि कैसे मध्य प्रदेश में पद के लिए कांग्रेस के नेता आपस में ही लड़ रहे थे। वहीं हिमाचल प्रदेश में वही स्थिति है। शुक्रवार को राजीव भवन में सम्मेलन के दौरान पार्टी प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल के सामने सीएम सुक्खू और विक्रमादित्य सिंह के समर्थकों ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। प्रदेश प्रभारी के सामने खेमेबाजी के सुराग छिपाने के लिए वरिष्ठ नेताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा। राजीव भवन में सम्मेलन के दौरान पार्टी प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल के सामने सीएम सुक्खू और विक्रमादित्य सिंह के समर्थकों ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। शोर शराबे के बीच प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। सभागार के मुख्य गेट पर विक्रमादित्य समर्थक नारेबाजी कर रहे थे, जबकि दूसरे कोने में सुक्खू के समर्थकों ने मोर्चा खोल रखा था। ऐसे में राहुल गांधी को पहले कांग्रेस को एकजुट करने पर ध्यान देने की जरूरत है। दर्शकों, देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस इन दिनों अपने शीर्ष नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर आरोप लगा रही है, लेकिन खुलासे के बाद वो खुद एक्सपोज हो चुकी है। बिहार में यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी लगातार आ रहे वीडियोस से सवालों के घेरे में आते रहते हैं। ताजा मामला एक वायरल वीडियो का है। वीडियो में रफीगंज निवासी अमन कुमार से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने पूछा कि वो एसआईआर के बारे में क्या जानते हैं। इस पर अमन ने कहा कि इसका मतलब है कि गरीबों का नाम वोटर्स लिस्ट से हटा दिया जाएगा। असल में उनकी शिकायत थी कि उसके पिता रजाक का नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। अमन ने तो राहुल गांधी के सामने ये तक कह दिया कि आगे चलकर गरीबों से मतदान करने का अधिकार छीन लिया जाएगा। वहीं अमन के बयान के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि बिल्कुल यही हो रहा है। वहीं वीडियो वायरल हुआ तो स्थानीय प्रशासन और चुनाव आयोग ने अमन की शिकायत की जांच की। इससे पता चला कि रजाक के साथ अमन का भी नाम वास्तव में वोटर लिस्ट में मौजूद था। प्रशासन ने अमन के सवाल पूछे तो उसने कहा कि लिस्ट उसने ही चेक नहीं की थी। इसके बाद अमन कुमार ने वीडियो बनाकर ही सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और कहा कि उसे गलत जानकारी मिली थी। वहीं अमन के पलटी मारने वाले बयान को एक्स पर शेयर कर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लिखा है कि राहुल गांधी ने अपने प्रचार वीडियो में निर्दोष मतदाताओं को झूठ बोलने के लिए मजबूर करने का नया चलन अपनाया है। राहुल गांधी मुख्य चुनाव आयुक्त सहित पूरे चुनाव आयोग को वोट चोर कह रहे हैं, लेकिन अपने आरोपों के पक्ष में कोई ठोस तथ्य नहीं दे रहे। अब तो वो सार्वजनिक रूप से गलत साबित हो रहे हैं। अमन के अलावा गत दिनों बिहार में उनकी वोट अधिकार यात्रा के दौरान रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड के एक गांव की रंजू देवी उनके सामने ये कहती दिखी कि उनका और परिवार के सभी 6 सदस्यों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। राहुल ने इसे वोट चोरी का मुद्दा बना दिया। बाद में उन्हीं रंजू देवी ने कहा कि मतदाता सूची में उनके परिवार के सभी लोगों का नाम शामिल है। उनके अनुसार वार्ड सचिव ने कहा था कि राहुल आ रहे हैं, उनके सामने बता देना कि हमारा नाम मतदाता सूची से कट गया है। उन्होंने ये माना कि वार्ड सचिव ने जैसा कहा वैसा राहुल के सामने उन्होंने बोल दिया। वहीं बिहार में मतदाता सूची के नाम हटाने के राहुल गांधी के उस दावे के भी चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया था, जिसमें सुबोध कुमार नाम के शख्स ने दावा किया था कि उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। आयोग ने साफ कर दिया था कि यह दावा पूरी तरह बेबुनियाद है और सुबोध कुमार कोई साधारण मतदाता नहीं बल्कि तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के बूथ लेवल एजेंट है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाताओं के नाम हटाने को लेकर राजनीतिक दलों की कम भागीदारी पर हैरानी जताई है। कोर्ट ने कहा था कि वोटर अब आधार कार्ड या 11 अन्य मान्य दस्तावेजों के साथ दावा फॉर्म जमा कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार में मतदाता सूची से नाम हटाने के मामले में ऑनलाइन क्लेम सबमिट करने की अनुमति दी जाएगी। दर्शकों, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद विपक्ष सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर हमलावर है। राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं ने सवाल किया, अचानक इस्तीफे के बाद जगदीप धनखड़ कहां गायब हो गए हैं। विपक्ष ये सोच रहा है कि इस्तीफे के बाद अब जगदीप धनखड़ ने बीजेपी पर निशाना क्यों नहीं साधा। विपक्ष और राहुल गांधी को लगता है कि जगदीप धनखड़ को जबरदस्ती उनके पद से हटने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन चुप्पी साध कर और बीजेपी पर हमला न बोल करके जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के जले पर ही नमक छिड़कने का काम किया है। वहीं विपक्ष के सवालों के बीच पीटीआई की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पूर्व उपराष्ट्रपति टेबल टेनिस खेल रहे हैं और योग कर रहे हैं। विपक्ष द्वारा लगातार पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष के इन आरोपों के बीच पीटीआई की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि धनखड़ इन दिनों शुभ चिंतकों और स्टाफ के लोगों के साथ टेबल टेनिस खेल रहे हैं और योग कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक गायब और खामोश हो जाने पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने पूछा था, क्या वे एक शब्द भी नहीं बोल सकते। राहुल ने कहा था कि जिस दिन उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, वेणुगोपाल जी ने मुझे फोन कर बताया कि उपराष्ट्रपति चले गए। उनके इस्तीफे के पीछे एक बड़ी कहानी है जिसे कुछ लोग जानते होंगे और कुछ नहीं। सवाल ये है कि वे क्यों छुपे हुए हैं। भारत के उपराष्ट्रपति ऐसी स्थिति में क्यों है कि वो एक शब्द भी नहीं बोल सकते। जो राज्यसभा में खुलकर बोलते थे वो आज पूरी तरह से चुप क्यों हैं। यही वह समय है जिसमें हम रह रहे हैं। दर्शकों, राहुल गांधी हैरान है कि धनखड़ चुप क्यों है। विपक्ष को लग रहा है क्या धनखड़ पर कुछ नहीं बोलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन अभी यह खबर आई है कि धनखड़ एकदम मस्त हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं और तो और योगा भी कर रहे हैं। वो मस्त रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हैं। दर्शकों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी पर जोरदार हमला करते हुए कहा है कि उन्होंने सलवा जुडूम वाला फैसला नहीं दिया होता तो 5 साल पहले ही देश से नक्सलवाद मिट गया होता। अमित शाह ने आरोप लगाया है कि सुदर्शन ने वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद के समर्थन के लिए सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल किया। विपक्ष ने एनडीए के उपराष्ट्रपति प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन की जगह जस्टिस रेड्डी को उतारा है। केरल के कोच्चि में एक मलयालम न्यूज वेबसाइट मनोरमा के कॉन्क्लेव में संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, केरल ने नक्सलवाद और उग्रवाद का भी दंश झेला है। केरल की जनता जरूर ये देखेगी कि कैसे वामपंथियों के दबाव में कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवार को चुना है जिसने सुप्रीम कोर्ट जैसे मंच का भी इस्तेमाल वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद को बढ़ावा देने के लिए ही किया था। वहीं अमित शाह के बयान के बाद रेड्डी ने कहा है कि मैं उनसे बहस नहीं करना चाहता। सलवा जुडूम वाला फैसला मैंने लिखा है, ये मेरा नहीं है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। शाह 40 पेज का फैसला पढ़ें। अगर उन्होंने फैसला पढ़ा होता तो शायद वो ये टिप्पणी नहीं करते। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले इंडी ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने शनिवार को कहा कि वो चाहते हैं कि इस चुनाव की गरिमा बनी रहे और ये अब तक के सभी चुनावों में से एक होगा। कोई किसी पर पर्सनल अटैक ना करे। विपक्ष उम्मीदवार ने कहा कि राधाकृष्णन और मेरे बीच कोई निजी लड़ाई नहीं है, हम कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुकाबला व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि 2 अलग अलग विचारधाराओं के बीच हो। इसके अलावा रेड्डी ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने की उम्मीद नहीं की थी। कांग्रेस ने उन्हें चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने इसकी पहल की। इस पर मैंने कहा कि मेरे लिए किसी विशेष राजनीतिक दल का उम्मीदवार बनना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर इंडी ब्लॉक के दल सहमत होते हैं और मुझे उम्मीदवार बनाते हैं तो मैं चुनाव लड़ूंगा। दर्शकों, अमित शाह के प्रहार के बाद विपक्ष के उम्मीदवार बैकफुट पर आ गए हैं। शाह को जवाब देने की जगह वो कह रहे हैं कि मैं उनसे बहस नहीं करना चाहता। वहीं दूसरी तरफ पीएम सीएम को बर्खास्त करने वाले इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया है। अब इस बिल के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी बनाई जाएगी। जेपीसी में सभी दलों के सांसद होते हैं। वे कानून पर विचार करेंगे और अपनी राय देंगे। भले ही ये विधेयक जेपीसी में चला गया हो, लेकिन विपक्षी खेमे में इस बिल को लेकर घमासान जारी है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में शामिल नहीं होना चाहती है। टीएमसी का कहना है कि इस कानून का विरोध करना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी चाहती है कि जेपीसी का बहिष्कार किया जाए, मगर बाकी विपक्षी दल चाहते हैं कि वे पैनल में रहें। वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मोदी सरकार को विपक्ष शासित राज्यों को निशाना बनाने का हथियार न मिले। कांग्रेस को पैनल में 4-5 सीटें मिलने की उम्मीद है।
इंडिया गठबंधन में शामिल डीएमके और समाजवादी पार्टी ने भी जेपीसी में शामिल होने की इच्छा जताई है। हालांकि अब कांग्रेस को सहयोगी टीएमसी के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के बाद कांग्रेस नेता के घर ईडी ने शनिवार को अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी के मामले में कर्नाटक के चित्रदुर्ग निर्वाचन क्षेत्र के विधायक केसी वीरेंद्र को गंगटोक से गिरफ्तार किया है। इसके अलावा ईडी ने 12 करोड़ रुपए नकद, 6 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण, लगभग 10 किलोग्राम चांदी के सामान और 4 वाहन बरामद किए हैं। नकदी में से लगभग 1 करोड़ की विदेशी मुद्रा भी शामिल है। कुल मिलाकर देखें तो हर तरफ से विपक्ष घिर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें